मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को याद हो, कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, जिसमें मैंने आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेचर और इट्स ऑब्जेक्टिव इनके बारे में बताया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो डियर, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर दोज रिटन स्टेटमेंट व्हिच एवरी अकाउंटेंट इज बाउंडेड टू फॉलो बाय डूइंग द अकाउंटिंग वर्क। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक प्रकार के ऐसे डायरेक्शंस होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हर एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग में यूज करने के लिए बाउंडेड होता है, जिसके बिहाफ के ऊपर ही आप लोग अपना अकाउंटिंग वर्क करते हैं। तो अब बात आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की के बेनिफिट्स क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम क्यों यूज करते हैं। देखिए बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करने का जो सबसे पहला पर्पस था, दैट वाज टू ब्रिंग कंपैरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जाए, उसके अंतर्गत कंपैरेबिलिटी एट्रीब्यूट आए। इन सभी चीजों को एंश्योर करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किए गए हैं। तो देखो, इन्हीं चीजों के ऊपर इनके बेनिफिट डिपेंड करते हैं। तो सबसे देखो, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पॉइंट पॉइंट मैं आपको लिखूंगा, उसके बाद उनको समझा रहा हूँ, आपको नोट सेल्फ बनाने हैं, खुद बनाने हैं नोट्स इसके। तो देखिए, बात आती है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट क्या हैं। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स improve the reliability and credibility of financial statements। देखिए डियर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहला बेनिफिट आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। कैसे? देखो, आपको पता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना केवल बिजनेस का ओनर बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज होती है विच आर इंटरेस्टेड इन अवर बिजनेस एंड दे वांट टू गेट मेनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अवर बिजनेस। ठीक है, जैसे ओनर के अलावा इन्वेस्टर्स हुए, क्रेडिटर्स हुए, सप्लायर्स हुए, लोन प्रोवाइडर्स हुए, गवर्नमेंट है, ऐसी बहुत सारी पार्टीज है which are interested in our business and they want to get many type of information related to our business। और आप लोगों को सभी को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दो प्रकार के स्टेटमेंट मेनली इंक्लूडेड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताते हैं, और बैलेंस शीट जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो देखो, क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन उन इंटरेस्टेड पार्टियों को चाहिए वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है कि जैसे मान लो मैं अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन लोगों को बढ़ा चढ़ा के दिखानी है, तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करूंगा? रॉन्गली प्रिपेयर कर दूंगा और उसके ब्याह पर लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनसे पैसा ले लूंगा, जो कि गलत है।
इसलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो दे शुड बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी का मतलब होता है उनके ऊपर विश्वास करना, उनकी रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों इंप्रूव होती है। तो आप इस पॉइंट में क्या लिखेंगे कि देयर आर मेनी पार्टीज व्हिच आर इंटरेस्टेड इन अवर बिजनेस एंड दे गेट various information through the financial statement. They get various information through the financial statement. By preparing the financial statement on the basis of accounting standards, both their reliability and credibility improves. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पर बनाने से उनकी रिलायबिलिटी और उनकी क्रेडिबिलिटी दोनों की दोनों इंप्रूव होती है। क्लियर है बेटा? इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंश्योर the consistency and comparability of financial statements। देखो बेटा, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने दोनों पॉइंटों को मीनिंग समझे हुए हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब भी आपको पता है और कंपैरेबिलिटी का मतलब भी आपको पता है। कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी मींस the similar policy, यानी कि that policy which is adopted in 1 year should be continued in the next year. Policy should not be changed. और comparability का मतलब होता है that attribute through which a business firm can make a comparison of its business result with other firms result and with its own past year result। यानी कि देखो, हर एक बिजनेस फर्म चाहती है, हर एक बिजनेस फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एट्रीब्यूट होने चाहिए कि वो सिमिलर पॉलिसी के बिहाफ के ऊपर बनाए जाए, और दूसरा उनमें ऐसा एट्रीब्यूट हो कि एक बिजनेस फर्म अपने बिजनेस रिजल्ट का कंपैरिजन दूसरी फर्मों से या अपने ही पास्ट ईयर रिजल्ट से कर सके। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट और कंपेरेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट और कंपेरेबल। तो देखिए, बाय प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाय प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट on behalf of accounting standards, consistency is brought। यानी कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी लेकर आएंगे एंड दे विल बिकम कंपेरेबल, और उनसे वो कंपेरेबल बन जाएंगे। तो आप इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे? देखिए, कंसिस्टेंसी मींस सिमिलर पॉलिसी एंड कंपेरेबिलिटी मींस ए एट्रीब्यूट थ्रू व्हिच वी कैन मेक ए कंपैरेटिव स्टडी। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंश्योर that for preparing the financial statement a business firm adopt the same policy। Accounting standard ensure that for preparing the financial statement a business firm adopt the similar policy, and also by preparing the financial statement on basis of accounting standards comparability can be ensured। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बिहाफ के ऊपर बनाने से आप लोग कंपैरेबिलिटी को एंश्योर कर सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बना सकते हो। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। थर्ड पॉइंट है accounting standards
helps in resolving conflicts among various interested parties. देखो बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो बेनिफिट्स है, उन्हीं बेनिफिट में एक बेनिफिट ये भी आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स इन रिजॉल्विंग का मतलब होता है सॉल्यूशन करना, सॉल्व करना, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े या किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, जो डिफरेंट पार्टीज है, जो पार्टीज हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेती है, उन पार्टीज के बीच में होने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में हेल्पफुल होना। देखो क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में बहुत सारी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है एंड दे वांट टू गेट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अवर बिजनेस। अच्छा, हर एक पार्टी का हमारे बिजनेस में अलग अलग इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से हर एक पार्टी चाहते हैं कि बिजनेस उनके अकॉर्डिंग चले। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो पार्टी हमें शॉर्ट टर्म में गुड सप्लाई करती है, शॉर्ट टर्म में भाई जो हमारे क्रेडिटर होते हैं जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में कैश सेल की फैसिलिटी हो, क्योंकि उनको पता है कि जब प्रोडक्ट हमारा कैश में बिकेगा तो हमारे पास जल्दी से कैश आएगा और हम उन क्रेडिटर को भी क्या करेंगे, इमीडिएटली कैश पेमेंट कर पाएंगे। जबकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो चाहते हैं कि चाहे सेल होनी चाहिए, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, मैटर नहीं करता। अब दोनों पार्टियों का इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में क्या है, अलग अलग है। क्रेडिटर ये चाहते हैं कि कैश में सेल हो, जबकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि सेल होनी चाहिए, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। ठीक है, इसी प्रकार डिफरेंट पार्टीज का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, तो हर पार्टी ये चाहती है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके अकॉर्डिंग बने। ठीक है, तो उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। लेकिन अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बिहाफ के ऊपर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है, तो एवरी पार्टी इज बाउंडेड टू एक्सेप्ट दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बिहाफ के ऊपर बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर एक पार्टी एक्सेप्ट करेगी। हर एक पार्टी क्या करेगी, एक्सेप्ट। इसकी वजह से किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। इट एंड अप द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस पार्टीज। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे कि देयर आर मेनी पार्टीज इंटरेस्टेड इन अवर बिजनेस एंड दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। यानी कि मेनी पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन अवर बिजनेस हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट। ठीक है, therefore sometimes there is a possibility of conflict among them, but if the financial statements are prepared on the basis of accounting standard, each party is bounded to accept those financial statements. In this way the possibility of conflict is ended. इस तरीके से किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है उनके बीच में वो खत्म हो जाती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड्स। सीधा लिखेंगे, इट रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। ये किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशंस और फ्रॉड की पॉसिबिलिटी को अवॉइड करता है। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड। मैनिपुलेशंस का मतलब होता है चेंज करना, और फ्रॉड का मतलब आप सभी को पता है धोखा देना। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, अगर आज मैं अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस में जो अकाउंटिंग का वर्क होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, नो डाउट मेरे द्वारा ही किया जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि एक अकाउंटेंट लोगों को धोखा देने के पर्पस से अपने अकाउंट में चेंजेस कर सकता है या लोगों के साथ धोखा कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ और ये बिल्डिंग किराए की बिल्डिंग है, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा मेरे साथ बिजनेस करने आता है और मैं अपनी बैलेंस शीट में बिल्डिंग को दिखा देता हूँ 50 लाख की, तो कोई भी बंदा सोचेगा कि यार इस बंदे के पास 50 लाख रुपए की तो बिल्डिंग है, ठीक है। और जबकि ये धोखा है, क्योंकि मैंने ये बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, तो इस बिल्डिंग पे मेरा कोई राइट नहीं है, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको एज ए बिल्डिंग नहीं दिखा सकता, ठीक। तो क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी स्ट्रिक्ट रूल ना हो तो कोई भी बंदा इस प्रकार के फ्रॉड कर सकता है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स reduce the chance of such type of manipulations and fraud। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस प्रकार के मैनिपुलेशंस या इस प्रकार के फ्रॉड की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसमें सीधी सी एक लाइन लिख देंगे कि बाय प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड मे बी रिड्यूस। यहाँ पे वर्ड यूज करना है कैन इज रिड्यूस, ना कि एलिमिनेट। देखो फ्रॉड या मैनिपुलेशन कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात तो आप मानो कि अगर चाहे तो फ्रॉड किए जा सकते हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा, सुनते भी होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रॉड करती है, ठीक है। सत्यम कंपनी का एग्जांपल आप लोगों के सामने है। तो फ्रॉड तो होते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक पॉसिबिलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। तो आप इसमें केवल ये लिखेंगे कि बाय प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड में बी रिड्यूस। यानी कि किसी भी प्रकार के फ्रॉड या किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशंस की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। क्लियर पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज हेल्पफुल टू ऑडिटर। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल टू ऑडिटर्स। हेल्पफुल टू ऑडिटर्स, ऑडिटर्स के लिए बेनिफिशियल। अब बात आती है कि ये ऑडिटर कौन होते हैं। देखो बेटा, आप लोगों ने सीए का नाम सुना होगा, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका ड्रीम होता है कि भाई मुझे कॉमर्स स्ट्रीम के थ्रू आगे जाकर सीए बनना है, ठीक है। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उन कंपनियों को एनुअली अपने अकाउंट किसी से चेक करवाने पड़ते हैं, जिनको हम ऑडिटर कहते हैं। जनरली ऑडिट करने का काम एक सीए के द्वारा किया जाता है, चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। तो देखो क्या होता है कि कोई भी ऑडिटर जब किसी कंपनी के अकाउंट को चेक करता है, यानी कि उसको ऑडिट करता है, तो उसके लिए उसके पास कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, रूल्स होनी चाहिए, जिनके बिहाफ के ऊपर वो अकाउंट्स को चेक कर सके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्क फॉर दैट, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प द ऑडिटर इन चेकिंग द अकाउंट, ठीक है। तो आप इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में मत लिखिए, सीधा से लिखिए कि फिर इसमें इतना लिख दीजिए कि फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स द ऑडिटर। यानी कि अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर की हेल्प करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स द ऑडिटर फॉर प्रिपेयरिंग द या फॉर चेकिंग द या ऑडिटिंग द अकाउंट्स। क्लियर बेटा, आगे बात समझें। तो देखिए डियर, ये थे हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए डियर, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए डियर, क्वेश्चंस आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिमिटेशंस क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कमियां क्या हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात आप मान के चलो कि व्हेन एनीथिंग इज बेनिफिशियल फॉर यू इट आल्सो हैव सम लिमिटेशन। यानी कि जब किसी चीज के आपको कोई फायदे मिलते हैं, प्रॉफिट मिलता है, तो उस चीज के हमेशा कोई ना कोई नुकसान भी जरूर होते हैं, ठीक है। नो डाउट, अनडाउटली वी विल एक्सेप्ट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज ए बेनिफिशियल आइटम।
हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक बेनिफिशियल आइटम के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, बट इट आल्सो हैव सम लिमिटेशन। तो आप बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशंस कौन-कौन सी है। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप एक लाइन लिख लेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव द फॉलोइंग लिमिटेशन, और उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे, दैट इज रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, देखो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस में सबसे पहली लिमिटेशंस आती है दैट इज रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव को रेस्ट्रिक्ट करना, इसका मतलब क्या है? देखो इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी भी नए काम को करने के लिए प्रयास करना, ठीक है, डूइंग एफर्ट्स फॉर डूइंग समथिंग न्यू, ठीक है, मेकिंग एफर्ट्स फॉर डूइंग समथिंग न्यू इज कॉल्ड इनिशिएट करना। देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने आपको कहा कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ नोट्स, आपको सेल्फ नोट्स बनाने। तो आप ये देखो कि अगर हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट है तो 10 के 10 स्टूडेंट के जो नोट्स होंगे दे विल बी डिफरेंट। एक बच्चा अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, कुछ बच्चे मेरी लैंग्वेज को कॉपी करेंगे, कुछ बच्चे बुक की लैंग्वेज को कॉपी करेंगे। हर बच्चे के पास अपने खुद के प्रयास होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। एक तरीका क्या है कि मैंने आपको 4 लाइनें यहाँ पे लिखवा दी, एवरीवन इज बाउंडेड टू राइट दोज 4 लाइन्स, ठीक है, तो हर एक बच्चे की कॉपी में ये 4 लाइन होंगी, ठीक है, तो वो होता है इनिशिएटिव को रेस्ट्रिक्टेड करना। अब क्या होता है कि जब तक आप किसी भी नई चीज के लिए एफर्ट्स नहीं करोगे, आप लोग नई चीजों को डेवलप नहीं कर पाते। तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सबसे बड़ी कमी है, ये किसी भी नई चीज को के लिए प्रयासों को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आप लोग देखो कि जब भी एक ऑडिटर अकाउंट ऑडिट करता है, अकाउंट्स को ऑडिट करता है, तो उसके सामने क्लियर कट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में रूल्स होते हैं, और वो उन्हीं रूल्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ही कैन नॉट मेक हिज ओन इनिशिएटिव, वो अपने खुद के इनिशिएटिव नहीं ले सकता। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेस्ट्रिक्ट initiative, accountants are bounded to follow the rules of accounting standards while making their accounting work। यानी कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स को फॉलो करने के लिए बाउंडेड होते हैं जब वो अपने अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेस्ट्रिक्टेड इनिशिएटिव। सेकंड पॉइंट होता है रिजिड इन नेचर, रिजिड इन नेचर। देखो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो लिमिटेशंस हैं, उन्हीं लिमिटेशंस में एक लिमिटेशन ये भी आती है रिजिड इन नेचर, यानी कि अकॉर्डिंग टू नेचर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है, नॉट फ्लेक्सिबल, यानी कि जो चेंज ना किया जा सके। देखो जैसे ये पेन है, इसकी जो शेप है वो शेप एज इट इज है, आप इस शेप को चेंज नहीं कर सकते, तो ये रिजिड प्रकार नेचर का हो गया। लेकिन इसी प्रकार एक रबड़ होता है, आप लोग रबड़ को खींच सकते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो लिमिटेशंस है उसमें ये है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिजिड नेचर के होते हैं, इट कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिजिड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे कैन नॉट बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होगा। देखिए डियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो लिमिटेशंस हैं, उन्हीं लिमिटेशंस में एक लिमिटेशन ये भी आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑफ हिस्टोरिकल नेचर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑफ हिस्टोरिकल नेचर।
अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट ए प्राइस एट विच दे वर एक्वायर्ड। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल नेचर के होते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच दे वर एक्वायर्ड। यानी कि किसी भी एसेट्स को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करोगे जिस प्राइस के ऊपर आपने एसेट्स को एक्वायर किया, जिस प्राइस के ऊपर आपने एसेट्स को परचेज किया। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है दैट इज ऑब्स्ट्रैक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर। अगला पॉइंट है ऑब्स्ट्रैक्ट द जजमेंट ऑफ obstruct the judgment of auditors। देखो डियर, मैंने अभी आपको ऑडिटर्स के बारे में बताया था। ऑडिटर्स आर दोज पर्सन हु डू द ऑडिट वर्क, यानी कि जो लोग अकाउंट को चेकआउट करते हैं उनको हम ऑडिटर कहते हैं। अब क्या होता है कि व्हाइल चेकिंग द अकाउंट द ऑडिटर हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि देयर इज नो यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। देखो यहाँ पे ऑब्स्टेक का मतलब होता है रुकावट डालना, बाधा डालना, किसी चीज को रोकना। तो देखिए हम ये कह सकते हैं, इस पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे कि व्हाइल डूइंग द ऑडिटिंग वर्क द ऑडिटर्स आर बाउंडेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दे कैन नॉट टेक देयर पर्सनल जजमेंट। यानी कि ऑडिट का काम करते समय व्हाइल डूइंग द ऑडिट वर्क द ऑडिटर हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि ऑडिटर्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल फॉलो करने के लिए बाउंडेड होना पड़ता है। दे कैन नॉट यूज देयर पर्सनल जजमेंट ऑफ व्हाइल डूइंग द ऑडिट वर्क, यानी कि ऑडिट का काम करते समय वो लोग अपने पर्सनल जजमेंट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखिए डियर, दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कुछ लिमिटेशंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये तो सारा था हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर में हमने बताया था कि दो चीजें इंक्लूड है, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा है IFRS। देखो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज IFRS। IFRS जिसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखो बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या होता है? देखो बेटा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, दे हैव सम लिमिटेशंस। ठीक है। आप लोगों ने देखा कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, 29 जून 1973 को एस्टेब्लिश की गई थी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू किया जाता है। ठीक है, जो कि ग्लोबली लेवल के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि एवरी कंट्री हैव देयर ओन कस्टम्स, देयर ओन रूल्स। हर एक कंट्री के अपने आप में खुद के रूल्स होते हैं, खुद के कस्टम्स होते हैं। तो किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इम्पैक्ट एक कंट्री की कंपनी पे अलग होगा तो दूसरी कंट्री की कंपनी के ऊपर अलग होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज रिलायंस कंपनी है, आपको पता है रिलायंस एक वर्ल्ड लेवल कंपनी है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर वर्क कर रही है, इंटरनेशनल कंपनी है। अब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट से पैसा रेज करती है, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी अमेरिका से पैसा रेज करती है,
तो वहां का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अलग है, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम अलग है। तो इसलिए क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो उसी वजह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, तो देखो पहले तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ो, आप सभी के पास इसके नोट्स हैं। तो देखिए इसके बारे में कहा गया है कि द टर्म्स IFRS रेफर्स टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो IFRS का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखो ये कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको कौन इशू करता है, ये शॉर्ट में नोट्स बना लेना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके द्वारा IFRS को इशू किया जाता है। ठीक है, IFRS also cover a wide range of international accounting standard issued by International Accounting Standard Committee। देखो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अंतर्गत इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए उनमें से बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी यूज करता है, बट विद सम मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करके। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंप्लाई विद ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। यानी कि जिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता है उनके लिए IFRS के सभी सिस्टम को, सभी रूल्स को अप्लाई करना या उनको फॉलो करना जरूरी होता है। कहने का मतलब इन शॉर्ट, अब इसमें जो मेन बात है वो ये है कि देखिए हम लोग, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है, तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाइड रूप में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के रूप में इशू किया जाता है। ठीक है बेटा, देखो आज के लिए आप लोग यहाँ तक के टॉपिक पढ़ो, कल हम लोग IFRS के टॉपिक को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।